हेलो फ्रेंड। तो हम लोग यहाँ पे जो है नेक्स्ट लेवल पावर एमसीक्यू सीरीज को आगे बढ़ाते हुए ये जो है आपका पार्ट नंबर 17 है। इससे पहले अगर आपने जो है 16 तक पार्ट अपलोड हो चुका है, अगर आपने वो सब नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। इस सीरीज में हम लोग मिक्स टाइप के एमसीक्यू और लेटेस्ट एमसीक्यू हम लोग डिस्कस करते हैं डेली आपका 8 PM पे। तो चलिए यहाँ पे जो है हम इस सीरीज को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे ही आप जो भी एग्ज़ाम दे रहे हो इंडिया में, सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। और अगर आप हमारे साइट पे भी जो है आप विजिट करिएगा, वहाँ पे भी जो है आपका नेक्स्ट लेवल पावर एमसीक्यू सीरीज चलता रहता है और बाकी बहुत सारी एक्टिविटी वहाँ पे भी होती रहती है। तो आप साइट पे भी जो है विजिट करके सभी चीज़ों का बेनिफिट उठा लीजिएगा। टेलीग्राम अगर आपने चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो ज्वाइन कर लीजिएगा। इलेक्ट्रिकल कैप्सूल करके है चैनल आपका। साइट पे जाने के लिए आप गूगल पे ये साइट डाउनलोड मतलब जैसे ही टाइप करेंगे तो आपको इस वाले पेज पे ओपन करके ये जैसे ही होम पेज ओपन होगा, मेनू पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो बहुत सारे ये आपके ऑप्शन खुल जाएंगे, जिसमें अगर आपको प्रीवियस ईयर पेपर चाहिए तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। टेस्ट वोस्ट देना है नॉर्मल, तो अभी टेस्ट तो मैंने उतना ऐड नहीं किया है, आप यहाँ से टेस्ट भी दे सकते हैं। पावर एमसीक्यू इस वाले सेक्शन में जाएंगे तो बहुत सारे एमसीक्यू आपको देखने को मिलेंगे। इसी में आपका नेक्स्ट लेवल चल रहा है, तो यहाँ पे भी जो है नेक्स्ट लेवल जाके आप इजिली उस सब का भी बेनिफिट जरूर उठाइएगा, क्योंकि वहाँ पे जो क्वेश्चन होते हैं कुछ अलग होते हैं, और जो वीडियो में मैं क्वेश्चन सॉल्यूशन कराता हूँ वो आपका अलग होता है। तो आप दोनों जगह टाइम देंगे तो आपका बेनिफिट दोनों जगह से होगा आपका। और अगर आपका मोबाइल में अगर आप पढ़ते हो साइड से तो मोबाइल को अगर फोल्ड कर लीजिएगा तो आपका थोड़ा सा अच्छा दिखेगा, जो वर्ड होगा वो थोड़ा सा अच्छे क्लियरली होगा आपका। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन आपके यहाँ पे दिया गया है, फिगर से रिलेटेड क्वेश्चन आपका दिया गया है। बहुत सारे फिगर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आइडेंटिफाई द गिवन द सिंबल, ये आपका सिंबल जो है बताना है। ये आप देख सकते हैं। तो ये जो सिंबल है आपका फ्यूज विद स्ट्राइक, स्लो स्लो ब्लो फ्यूज है, फास्ट ब्लो फ्यूज है, तो आप देख लीजिएगा यहाँ पे। ये है आपका फ्यूज विथ सेपरेट अलार्म कॉन्टेक्ट। तो ये आपका फ्यूज का है। देखो फ्यूज को हम बहुत सारी चीज़ों से रिप्रेजेंट करते हैं। ये अगर आपका पहला फ्यूज का सिंबल है आपका, ये पूरा का पूरा आपका, ये सब फ्यूज के सिंबल हैं आपके, जिसे हम बस फ्यूज ओनली फॉर फ्यूज के लिए अगर रिप्रेजेंट करते हैं तो आपका ये सिंबल हुआ। दूसरा जो सिंबल होगा आपका कुछ इस तरीके से सिंबल होगा, ये भी, ये सिर्फ ओनली फॉर फ्यूज के लिए है। और तीसरा जो होता है आपका कुछ इस तरीके से होता है। तो ये आपके तीन टाइप के जो फ्यूज होते हैं सिंबल नॉर्मली होते हैं। पहला हुआ, ये दूसरा फ्यूज होता है, और ये आपका तीसरा। तो ये ओनली फॉर हम फ्यूज की बात करते हैं, ठीक है। तो और भी फिगर होते हैं ओनली फॉर फ्यूज के लिए, उसको भी बना लीजिएगा। कुछ इस तरीके से और होते हैं आपके फ्यूज। देखिए वो फिगर से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, इसलिए आपको पता ही होगा कि चाहे यूपीआरबीनल एग्जाम दे रहे हो आप, चाहे पीसीएल का दे रहे हो, चाहे आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, तो सिंबल से क्वेश्चन काफ़ी आ रहे हैं आपको। तो ये आप देख लीजिएगा, ये सभी आपके फ्यूज के सिंबल हैं आपका। ये आपका चौथा फिगर है, ये आपका पांचवा है, और ये आपका छठवां फिगर है। टोटल 6 फिगर हैं आपके ओनली फॉर फ्यूज के लिए। हम लोग इतने जो फ्यूज होते हैं ना, इन सभी चीज़ों से हम लोग इसको क्या करते हैं, डिनोट करते हैं आपका। और फ्यूज विथ स्ट्राइक के लिए हम कौन सा सिंबल यूज करेंगे, अगर फ्यूज विथ स्ट्राइक के लिए जो है हम सिंबल, कुछ इस तरीके का सिंबल होता है आपका फ्यूज विथ स्ट्राइक के लिए, ठीक है। ये आपका फ्यूज विथ स्ट्राइक के लिए है। स्लो ब्लो फ्यूज के लिए हम यूज करते हैं सिंबल कौन सा है, यहाँ पे देख लीजिएगा। स्लो ब्लो फ्यूज के लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं यहाँ पे ये बीच से यहाँ पे जाता है आपका, ये आपका स्लो ब्लो फ्यूज है आपका। और फ्यूज विथ सेपरेट अलार्म कॉन्टेक्ट के लिए हम लोग ये फिगर यूज करते हैं। और अगला जो फिगर है हमारा फास्ट ब्लो फ्यूज के लिए है। तो फास्ट ब्लो जो फ्यूज होता है ना, इजिली आपका स्लो ब्लो फ्यूज की ही जैसा ही होता है, लेकिन यहाँ पे जो है आपका अ, इसका फिगर थोड़ा सा अंतर होता है, बस थोड़ा सा। इसमें कुछ इस तरीके का सिंबल होता है आपका,
ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ पे पॉइंट टू कांटेक्ट होता है आपका फास्ट ब्लो फ्यूज में आपका, ठीक है, पॉइंट टू कांटेक्ट होता है आपका। तो हम लोगों ने देखो बहुत सारे फ्यूज के क्वेश्चन फिगर देखा है, और इससे रिगार्डिंग आप लोग और भी जो है सिंबल आप जहाँ पे भी मिल जाए तो सिंबल जरूर देखिएगा, क्योंकि सिंबल से क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में देखने को मिल रहा ही है आपका। तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द टू 16 बिट FRS माइक्रो कंट्रोलर 8051। तो देखिए यहाँ पे जो है माइक्रो कंट्रोलर से काफ़ी सारे मैंने आपको जो है फर्स्ट वाले में इसके रिगार्डिंग एक और मतलब जो सीरीज थी उसी में चाहे 14 या 15 वाले में काफ़ी अच्छे से बताया था माइक्रो कंट्रोलर के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे जो है आपका दो 16 बिट के जो माइक्रो कंट्रोलर में कौन कौन सा होता है आपका, ये होता है आपका प्रोग्राम काउंटर और DPTR होता है आपका। तो इजीली देखो मैंने बताया था कि ये जो माइक्रो कंट्रोलर है जो आपका 8051 है, ये आपका डिज़ाइन किया गया था इंटेल के थ्रू, और ये आपका 1981 में डिज़ाइन किया गया था। ये 8 बिट का माइक्रो कंट्रोलर होता है आपका, ये सारी चीज़ें ध्यान दीजिएगा। 8 बिट का माइक्रो कंट्रोलर होता है, 40 पिन होते हैं और इसमें जो रोम होता है वो आपका 4 किलोबाइट का रोम होता है, और जो रैम होता है वो आपका होता है 128 बाइट्स का। और इसमें जो होता है आपका इसमें आपका जो है 8 बिट का जो बाई डायरेक्शनल डाटा बस होता है आपका, 8 बिट का बाई डायरेक्शनल डाटा बस होता है आपका। और 16 बिट का जो है वो आपका यूनिडायरेक्शनल एड्रेस बस होता है आपका। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, यूनिडायरेक्शनल और बाई डायरेक्शनल याद रखिएगा, ठीक है। 32 जनरल पर्पज रजिस्टर होते हैं आपके, ठीक है, 32 जनरल पर्पज रजिस्टर होते हैं, और सभी कितने बीट के होते हैं आपके, 8 बीट के होते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछ लेता है आपका क्वेश्चन कि 8051 में जो जनरल पर्पज रजिस्टर होते हैं वो 16 बीट के होते हैं, 22 बीट, 8 बीट। तो इजीली याद रखिएगा 8 बीट के होते हैं। और जो टाइमर होता है वो आपका 16 बीट का होता है, 16 बीट का आपका टाइमर होता है। 8051 का देखो बहुत सारी जगह यूज़ है, जैसे कि आप स्पेस रोबोटिक्स में हुआ, आपका इलेक्ट्रॉनिक डिफेंस टाइप सिस्टम में, रेल ट्रांसपोर्ट में भी होता है, मेडिकल में भी आज के टाइम में यूज़ हो रहा है आपका, ठीक है। तो ठीक है, आपका ये है SFR का पूरा नाम होता है स्पेशल फंक्शन रजिस्टर, ठीक है, क्वेश्चन पूछ लेता है आपका। और इस तरीके से PC जो होता है आपका प्रोग्राम काउंटर होता है। और देखो आपका जो प्रोग्राम काउंटर होता है और आपका तो इसमें ये आपके ये दोनों जो है PC प्रोग्राम काउंटर और DPTR जो होता है आपका 16 बिट का होता है, और जो SP होता है ये आपका 8 बिट का होता है, और जो PSW ये भी आपका 8 बिट का होता है, ठीक है। ये आपका SP जो होता है वो आपका स्टैक पॉइंटर है जो आपका 8 बिट का होता है, और ये जो होता है आपका प्रोग्राम स्टेटस वर्ल्ड रजिस्टर, ये आपके 8 बिट के होते हैं, बाकी 16 बिट का प्रोग्राम काउंटर और DPTR होता है आपका। तो इसको ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अगले यहाँ पे क्वेश्चन दिया, व्हाट इज द रिकमेंडेड रेटिंग फॉर 5 एम्पियर 3 पिन का सॉकेट आउटलेट है, एस्टिमेटिंग करंट फ्लो कितना होगा आपका, ठीक है। मतलब यहाँ पे पावर रेटिंग हमें बताना है, 5 एम्पियर है, ठीक है, और 3 पिन का सॉकेट है, एक फेज होता है, एक न्यूट्रल, एक अर्थ होता है आपका, 3 पिन का सॉकेट, और रेटिंग आपका 5 एम्पियर है। तो हम करंट फ्लो रहा है, और इसमें हम रेटिंग कितना रिकमेंड कर सकते हैं आपका। तो यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए आपका जो रेजिडेंटल बिल्डिंग होता है उसमें स्टैंडर्ड जो सप्लाई आता है उसे हमें लेना पड़ेगा, कितना 200 लिख लीजिएगा यहाँ पे। जो रेजिडेंटल बिल्डिंग होता है आपका, जो घरों में आपका, क्योंकि आपका 3 पिन सॉकेट 5 एम्पियर आपका घरों में ही मिल जाएगा,
ठीक है, 5 एम्पियर हो, 15 एम्पियर हो, सिर्फ ये घर के लिए ही आपका दिया गया है। तो रेसिडेंटल बिल्डिंग द स्टैंडर्ड एसी सप्लाई जो आपका आएगा वो लगभग आपका 230 वोल्टेज हम लोग लेते हैं, ठीक है। और लोड में 5 एम्पियर का आपका लाइट सॉकेट का करंट दिया है। तो बस इजीली आपको फार्मूला हो जाता है कि जो लोड अगर हमें निकालना है तो हमें चाहिए वोल्टेज और इनटू करंट रेटिंग। तो लोड एक तरीके से क्या है, आपका पावर ही है ना, P बराबर V इंटू आई का ही यहाँ पे यूज किया गया आपका। P बराबर V इंटू आई हमें निकालना है, तो करंट हमें, वोल्टेज हमें स्टैंडर्ड पता ही चल गया कि 230 है, और करंट की रेटिंग आपको 5 एम्पियर दिया ही है। तो इजीली आप यहाँ से जो है 1050 वाट आपका यहाँ से आंसर होगा, ठीक है। लेकिन ये एक्चुअली जो लोड का रेटिंग होता है वो ज़्यादा होता है, ठीक है। ठीक है, ये आपका लोड की रेटिंग से हम लोग ज़्यादा रखते हैं। तो ये 1150 है ना, तो इसके अप्रॉक्स जो भी आंसर होगा उसी को हम लोग ट्रिक करेंगे, यानी आसपास जो आंसर होगा वो लगभग 1000 वाट होगा आपका। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, अगले यहाँ पे दिया है बाई विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड यू कैन ड्रॉ द इलिप्स इन ऑटोकैड। तो इलिप्स के लिए देखो यार EL यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। ये देखो बेसिक कमांड मैंने बहुत सारे बताए थे आपको, इसका एक सेपरेट मैंने एक सीरीज स्टार्ट किया था, ठीक है। तो जो ऑटोकैड होता है कमर्शियल कंप्यूटर एडेड सॉफ्टवेयर डिजाइन होता है, जो हम लोग किसी भी डिजाइन को यार 2D में कन्वर्ट करना, 3D में बनाना, उसके लिए यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये सब है। तो कुछ यहाँ पे बेसिक कमांड देख लो, ठीक है। बहुत ज़्यादा मतलब इम्पॉर्टेंट होते हैं। रेक्टेंगुलर बनाना है या फिर हमें मान लो स्क्वायर बनाना है, तो उसके लिए हम कमांड जो होता है REC इंटर करते हैं, ठीक है। अगर मान लो हमें सिंपल एक लाइन ड्रॉ करना है तो हम लोग L इंटर करते हैं। अगर मान लो हमें सिंपल एक सर्कल बनाना है तो हम लोग C इंटर करेंगे, ठीक है। अगर हमें इलिप्स के लिए क्या हम इंटर करेंगे, आपका EL इंटर करेंगे, ठीक है। ये सब हम लोग इंटर करते हैं, ठीक है। और पॉलीगन के लिए, और नेक्स्ट है आपका पॉलीगन्स के लिए POL इंटर करेंगे हम लोग, ठीक है। तो बस यही आपका बेसिक कमांड है आपके। तो ये है, चलो अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। ऑटोकैड और सॉफ्टवेयर जो है फर्स्ट टाइम डेवलप कब हुआ, मतलब इसको कौन डेवलप किया था, ठीक है। ये होगा आपका ऑटोडेस्क जो है इंक करके होगा। तो जो कंपनी थी ना ऑटोकैड, जो ऑटोडेस्क के जो फाउंडर थे आपके, लगभग 1982 में आया था यार, और इसके जो फाउंडर थे वो आपके जॉन वाकलर थे। ये सब नाम याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है आपका, ठीक है। नेक्स्ट जो है अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, विच सॉफ्टवेयर जो होता है, विच सॉफ्टवेयर इज द ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर एंड यूज फॉर एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक सिमुलेटर के लिए यूज करते हैं। तो हम यूज करते हैं एनजी स्पाइस। एनजी स्पाइस जो होता है आपका एक तरीके से ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, इसका यूज हम एनालॉग टू इलेक्ट्रॉनिक सिमुलेटर के लिए हम लोग यूज करते हैं आपका, ठीक है। और जो आपका ये आपका क्या बोलते हैं, प्रोटियस जो होता है, ये आपका एक तरीके से सॉफ्टवेयर का टूल्स है, जिसका यूज हम प्राइमरी जो है किसी इलेक्ट्रॉनिक्स ऑटोमेशन को डिजाइन करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। C++ जो होता है एक तरीके का जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है आपका, ठीक है। C++ जनरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और मैटलब तो आपको पता ही है कि ये भी एक तरीके का ग्राफिकल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जो आपका सॉफ्टवेयर है, जिसका हम मल्टी डोमेन या फिर डायनामिक सिस्टम या फिर सिमुलेटिंग के लिए हम इसका यूज करते हैं, ठीक है। तो इसका आपका तीसरा ऑप्शन हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, विच फंक्शन इज नॉट प्रोवाइडेड, ठीक है। विच फंक्शन इज नॉट प्रोवाइडेड बाय द मैटलब, यानी मैथमेटिकल फंक्शन लाइब्रेरी। तो यहाँ पे कौन सा फंक्शन यूज नहीं करते हैं भाई, ठीक है। तो लाइन डायग्राम जो होता है हम यूज नहीं करते हैं। अब मैटलब जो होता है कि एक तरीके से मैथमेटिकल फंक्शन लाइब्रेरी है, जो हम इसका बहुत सारे यूजेस कर सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे सम निकालना हो, साइन का यूज करना हो, कोसाइन का कैलकुलेट करना हो, या फिर हमें सपोज दैट कॉम्प्लेक्स अर्थमेटिक्स का जो है वो यूज करना हो, मैट्रिक्स इनवर्स का अगर हमें पता करना है, और आपका ये भी पता कर सकते हो आप, ठीक है। बेजल फंक्शन भी पता कर सकते हो, फोरियर ट्रांसफॉर्म, ये सब हम यहाँ पे यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन लाइन डायग्राम जो होता है हम प्रोवाइडेड नहीं करते हम लोग इसमें। मतलब साइन सम आप कर सकते हो, साइन ये सब जो है आप प्रोवाइडेड कर सकते हो, लेकिन जो लाइन डायग्राम होता है ये हम लोग प्रोवाइडेड नहीं करते हैं। अगले क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे दिया गया, विच इज ट्रू
विच इज़ ट्रू अबाउट द वर्किंग विथ मैटलब। जब मैटलब वर्क करता है तो उसमें कौन सा मतलब सही है, ठीक है। ये जो है यूज़र डिफाइंड फंक्शन और पॉसिबल है यहाँ पे, ठीक है। जब भी हम एडवांटेज मैटलब आप एडवांटेज आप पढ़िएगा तो उसमें बहुत सारे एडवांटेज निकल के आते हैं, जैसे कि इम्प्लीमेंट और टेस्ट करना है किसी भी एल्गोरिथम का, वो आपका ईजिली कर सकते हो, ठीक है। किसी चीज़ को अगर डेवलप करना है जैसे कंप्यूटेशन कोड को ईजिली कर सकते हो, डीबग को ईजिली आप कर सकते हो, ठीक है। और बहुत सारे आप जो एप्लीकेशन विद ग्राफिकल यूजर इंटरफेस को ईजिली आप डेवलप कर सकते हो, ठीक है। यूजर कैन डिफाइन द ऑन द फंक्शन, आप जो भी यूजर डिफाइन फंक्शन है उसको भी पॉसिबल है यहाँ पे। तो ये एडवांटेज अब पढ़िएगा ना तो इसमें बहुत सारे आपको मिल जाएंगे, ठीक है। एडवांटेज आप मैटलब पढ़िएगा तो इसमें बहुत सारे एडवांटेज आपको निकल के आते हैं मैटलब के। तो यहाँ पे देखो शायद मैंने दिया भी हुआ है यहाँ पे मैटलब के एडवांटेज, ठीक है। तो ये आप पूरा पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ये आपके पूरा एडवांटेज है आपके मैटलब के। अगला क्वेश्चन इस टाइप का है। देखो इस टाइप का क्वेश्चन आपको देखने में बड़ा लगेगा, लेकिन इसी टाइप के क्वेश्चन आपको देखने की ज़्यादा पॉसिबिलिटी रहती है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आपके यहाँ से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन में दिया गया है कि एन ए ओवरहेड लाइन कंडक्टर एट द क्रॉस सेक्शनल एरिया, जो क्रॉस सेक्शनल एरिया आपका 3.2 सेंटीमीटर है, तो आपका ये कितना है 3.2 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इट इज सपोर्टेड ऑन द लेवल सपोर्ट, द स्पैन आपका दिया गया है, स्पैन कितना है आपका 150 मीटर दिया गया है। द स्पेसिफिक वेट ऑफ द कंडक्टर, ठीक है, ओमेगा आपका यहाँ पे दिया गया है। स्पेसिफिक वेट 7,800 kg पर मीटर क्यू है। एंड वर्किंग स्ट्रेस आपका दिया गया है, तो स्ट्रेस आपका कितना है 10 और 50 है केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। वर्किंग टेंशन आपको यहाँ पे पूछा गया है, तो वर्किंग टेंशन बराबर होता है आपका स्ट्रेस स्ट्रेस इनटू क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है आपका। तो यहाँ पे एक चीज़ को आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि यहाँ से आपके 2 से 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं आपको इजीली। एक तो नॉर्मल आपको पता ही है कि सैक का जो फार्मूला होता है आपका ओमेगा एल स्क्वायर अपान 8t होता है। ओमेगा जो है स्पेसिफिक वेट है, लेंथ है आपका, ठीक है, और टी जो है टेंशन है आपका। यहाँ से सैक से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, चाहे आप थ्योरी के फॉर्म में आप देख लो या फिर आप न्यूमेरिकल के फॉर्म में आप देख लो। तो इजिली वर्किंग टेंशन हमें निकालना है, तो स्ट्रेस हमें पता होना चाहिए। तो स्ट्रेस हमारे पास है 10 और 50, और क्रॉस सेक्शनल एरिया हमें पता होना चाहिए, तो ये है 3.2। तो बस इसी को आपको क्या करना है, गुणा करना है, तो ये हो जाएगा आपका 3,360 kg आपका यहाँ पे इसका आंसर बनेगा, ठीक है। तो ये वर्किंग टेंशन हो गया। इस टाइप के क्वेश्चन आपके ट्रेंड में भी आने वाले टाइम में कंफर्म है इस टाइप के क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, क्योंकि जरूरी नहीं है ओमेगा बराबर यही आपका क्वेश्चन पूछा जाए, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन तो पूछा ही है, लेकिन ये क्वेश्चन देखो देखने में बड़ा है, लेकिन इजिली आप इस टाइप के क्वेश्चन अगर फार्मूला नहीं पता है तो इजिली नहीं कर पाओगे, और इस टाइप के क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी भी रहेगी। क्वेश्चन कोई ज़्यादा बड़ा नहीं आया है, आपको देखने से ही पता लग रहा है कि ज़्यादा आपका क्वेश्चन बड़ा नहीं है। तो अगले क्वेश्चन में यहाँ पे देखिए दिया गया है कि द वोल्टेज बिटवीन द फीट ऑन ए पर्सन स्टैंडिंग ऑन द फ्लोर सबस्टेशन विथ 0.5 मीटर स्पेस बिटवीन द 2 फीट ड्यूरिंग द फ्लो ऑफ अर्थ फॉल करंट इज नोन एज। तो हम इसे स्टेप पोटेंशियल के नाम से जानते हैं। अभी देखो स्टेप पोटेंशियल और टच पोटेंशियल क्या होता है, दोनों यहीं से आपके क्वेश्चन आपके ज़्यादातर पूछे जाते हैं, ठीक है। तो मान लो ये आपका कोई सब स्टेशन है, आपका सब स्टेशन का मान लो यहाँ पे फ्लोर है, और ये सब स्टेशन का फ्लोर है, जैसे हम लोग अर्थ मैट भी आप बोल सकते हो एक तरीके से। ये आपका एक तरीके से क्या है, आपका अर्थ मैट है। और ये रजिस्टर यहाँ पे व्यक्ति जो है, दो हम फिगर लेते हैं। पहला आप मान लो ये एक व्यक्ति है आपका, और ये यहाँ पे खड़ा है, और ये इसका हाथ है, और ये आपका दूसरा हाथ है आपका, ठीक है। और एक दूसरा यहाँ पे हम एक और फिगर को समझने के लिए एक और फिगर यहाँ पे बना देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे इसके दो हाथ है। अभी देखो हमें दोनों फिगर को समझना होगा। यहाँ पे मान लो कोई फॉल्ट है आपका, ये फॉल्ट आपका करंट है आपका, या फॉल्ट कोई सिस्टम है, ठीक है। यहाँ पे मान लो कोई
टावर हो या फॉल्ट स्ट्रक्चर जो भी ले लो, इसी को मान लो इसी फिगर ये आपका फॉल्ट करेंट आप यहाँ पे ले सकते हो, ठीक है, आई ऑफ फॉल्ट करेंट। और ये एक तरीके का मान लो कोई भी कुछ भी है जहाँ पे फॉल्ट स्ट्रक्चर एक तरीके से बोल सकते हो, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे जो होता है ना ये जो मतलब मनुष्य है या फिर आदमी बोल सकते हो, इसके पैर के बीच का जो मतलब जो पोटेंशियल होता है, लगभग यही क्वेश्चन दिया गया है। इसके पैर के बीच जो आपका पोटेंशियल होता है, हम उसे स्टेप पोटेंशियल के नाम से जानते हैं, और इसे हम लोग स्टेप पोटेंशियल के नाम से जानते हैं। और सपोज दैट मान लो ये इसका हाथ जो है इसमें इस फॉल्ट वाले में टच हो जाए, ठीक है, तो करंट काफ़ी फ्लो होगी। तो ये जो दूसरा हाथ है ना, यहाँ से लेके जो अर्थ मैट का जो पोटेंशियल होगा इसके बीच अगर होगा, ये हम इसे जो है टच पोटेंशियल के फॉर्म में इसे जानते हैं। ठीक है, तो इजीली आपको पता चल गया होगा कि स्टेप पोटेंशियल क्या है और टच पोटेंशियल क्या है। स्टेप पोटेंशियल का मतलब इजीली स्टेप, आपको स्टेप वर्ड आपको याद रखना है। स्टेप का मतलब होता है कदम। जैसे ही आप दो पैरों से चलते हो तो दो पैरों के बीच का जो पोटेंशियल अगर आपको मिलता है उसे हम स्टेप पोटेंशियल कहते हैं, ठीक है। और टच पोटेंशियल जो होता है, मान लो आप किसी चीज़ के फॉल्ट को छू मतलब टच कर रहे हो, आपकी बॉडी से पूरा करंट क्या होगी, फ्लो होगी ना, तो आपके हाथ से और अर्थ मैट जहाँ पे आप खड़े हो ग्राउंड फ्लोर पे उस पर, वहाँ से जो पोटेंशियल होगा उसे हम लोग टच पोटेंशियल लेते हैं, ठीक है, उसे हम लोग टच पोटेंशियल। तो यहाँ पे दोनों इंपॉर्टेंट है, आपका दोनों से यहाँ पे क्वेश्चन बनता है। तो अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, हाउ मेनी बाइट्स या फिर बीट एड्रेसेबल मेमोरी इन प्रेजेंट 80 अकाउंट बेस्ड ऑन माइक्रो कंट्रोलर। तो ये आपका 16 जो है 16 बीट का आपका होता है। तो 80 अकाउंट मैंने बताया था यार, 8 बीट का माइक्रो कंट्रोलर होता है जिसमें 40 पिन होता है, DIP पिन होता है, डुअल इनलाइन पैकेज, ठीक है। तो रैम आपका 128 बाइट, रोम 4 किलो बाइट्स, ठीक है। तो इसमें जो 28 बाइट का इंटरनल जो रैम होता है ना, इसमें आपका 16 बाइट के बीट एड्रेस मतलब 16 बाइट्स के इसमें जो बीट एड्रेसेबल मेमोरी होता है वो 16 बाइट्स का होता है, ठीक है। यही पूछा है आपका बीट एड्रेसेबल मेमोरी, तो ये आपका 16 बिट्स का होता है आपका। तो माइक्रो कंट्रोलर काफ़ी इंपॉर्टेंट है और माइक्रो प्रोसेसर भी आपके इंपॉर्टेंट है। काफ़ी ज़्यादा यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है और मिलेगा भी आने वाले टाइम में। आगे यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द टोटल एक्सटर्नल डाटा मेमोरी दैट कैन बी इंटरफेस टू बी 80 अकाउंट। 80 अकाउंट में टोटल जो एक्सटर्नल डाटा मेमोरी इंटरफेस कितना हम लोग कर सकते हैं। तो इसका जो आंसर होगा आपका 64 जो है 64 किलो बाइट होगा आपका, ठीक है। तो देखो 80 अकाउंट में जो होता है आपका, अगर हम बात करते हैं 4 पॉइंट आपको यहाँ से याद रखना है। एक्सटर्नल प्रोग्राम मेमोरी, ये आपका होता है 64 किलो बाइट्स का होता है। और आपका एक्सटर्नल डाटा मेमोरी एक प्रोग्राम मेमोरी होता है आपका, एक डाटा मेमोरी, ये भी आपका 64 किलो बाइट्स का होता है। 2 पॉइंट ये आपको याद रखना है। अगला यहाँ पे जो पॉइंट है वो आपको याद रखना है कि जो ऑन चीफ प्रोग्राम मेमोरी ये आपका होता है 4 किलो बाइट्स का। और इसी में एक और आता है क्वेश्चन आपका ऑन चीफ डाटा मेमोरी, ठीक है। ऑन चीफ डाटा मेमोरी ये होता है आपका 128 बाइट्स का होता है आपका, ठीक है। हाँ 128 बाइट्स का ही होता है। तो ये आपके 4 पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है। ऑन चीफ प्रोग्राम मेमोरी, ऑन चीफ डाटा मेमोरी, ठीक है। तो प्रोग्राम और डाटा दो तरीके हैं आपके अलग अलग, ठीक है। कन्फ्यूजन मत होइएगा, चीफ वाले को थोड़ा सा याद रखिएगा। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा, आपका क्वेश्चन था टोटल एक्सटर्नल डाटा मेमोरी पूछा था ना, 64 किलो बाइट्स हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे डाटा भी पूछेगा तब भी हो जाएगा, प्रोग्राम भी पूछेगा तब भी होगा। तो इसी तरीके से क्वेश्चन देखो घुमा फिरा के आते हैं आपके। अगले यहाँ पे देखो क्वेश्चन दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज
प्रोसेस इज नॉट पार्ट ऑफ ए पीएलसी ड्यूरिंग द ऑपरेशन। जब पीएलसी ऑपरेशन करता है तो इसमें कौन सा जो है एक तरीके का पार्ट आपका नहीं है। तो यहाँ पे ओपन वाला जो पार्ट है यार ये आपका नहीं है, ठीक है। राइट करता है एग्जीक्यूट और रीड करता है आपका। पीएलसी ऑपरेशन में यार बहुत सारे देखो, इनपुट स्कैन करता है, किसी भी चीज़ को स्कैन करेगा, प्रोग्राम को स्कैन करेगा, आउटपुट को स्कैन करेगा, ठीक है, हाउसकीपिंग करेगा आपका। तो इनपुट आउटपुट मॉड्यूल्स होते हैं, ये सब फिगर आप देखिएगा तो वहाँ से काफ़ी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो राइट एग्जीक्यूट और रीड ये सब आपका करता है आपका। तो देखो पीएलसी और स्काडा जो होता है, अभी इसके हो सकते हैं क्वेश्चन, आपके सेपरेटली भी क्वेश्चन प्रोवाइड करूंगा मैं इसका, ठीक है। तो उसमें हम लोग डिटेल में हर एक चीज़ देख लेंगे हम लोग। अगला यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मोस्ट कॉमन लैंग्वेज स्ट्रक्चर ऑफ ए पीएलसी प्रोग्रामिंग। पीएलसी प्रोग्रामिंग एक कॉमन लैंग्वेज आपका नहीं है। तो देखो यहाँ पे जो फॉरवर्ड लैंग्वेज होता है ना, ये आपका एक तरीके से कॉमन लैंग्वेज आपका नहीं है। लैडर डायग्राम हुआ, बुलियन लैंग्वेज हुआ, फंक्शन चार्ट, ये सब आपके कॉमन लैंग्वेज है। तो टोटल 5 का कॉमन लैंग्वेज होते हैं आपके। एक तो लैडर डायग्राम पहला आपका कॉमन लैंग्वेज है। उसके बाद जो होता है आपका, चलो मैं यहाँ पे पूरा लिस्ट ही लिखवा दे रहा हूँ, ठीक है। कभी कभी एलएडी से भी दे देता है आपका, तो इस सब में कंफ्यूजन मत होइएगा। लैडर डायग्राम सबका होता है, ठीक है। लैडर डायग्राम दूसरा आपका होता है आईएल, जिसे हम लोग बोलते हैं इंस्ट्रक्शन लिस्ट होता है आपका। तीसरा होता है एसएफसी, जिसे हम बोलते हैं सीक्वेंशनल फंक्शन चार्ट। और आपका चौथा जो होता है आपका एसटी होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं स्ट्रक्चर टेक्स्ट। और आपका पांचवा होता है एफ बी डी, यानी इसका पूरा नाम होता है आपका फंक्शन ब्लॉक्स डायग्राम, ठीक है, फंक्शन ब्लॉक्स डायग्राम, या फिर हम इसे कभी कभी चार्ट भी बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो हम इसे कभी कभी चार्ट भी बोलते हैं आपका, ठीक है। तो इतने होते हैं आपके बेसिक जो लैंग्वेज होते हैं आपका। अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। अगले यहाँ पे क्वेश्चन देखो दिया गया है, पीएलसी से ही है, ई क्यू यू या फिर एलियस एल ई क्यू, ये जितने भी इंट्रक्शन है ना, इस तरीके से क्या एग्जाम्पल है आपके पीएलसी इंट्रक्शन में। तो किस टाइप के एग्जाम्पल है भाई, तो ये एक तरीके का कंपेरिजन इंट्रक्शन के जितने भी हैं आपके एग्जाम्पल है, ठीक है। तो इसमें आपका देखने को मिल जाएगा ई क्यू ई होगा, जिसे हम इक्वल बोलते हैं आपका, ठीक है। और एक होता है आपका एन ई क्यू होगा, जिसे हम बोलते हैं नॉट इक्वल। और तीसरा होता है आपका एल ई एस, यानी लेस देन। चौथा होता है आपका एल ई क्यू, यानी लेस देन या फिर इक्वल। उसके बाद होता है जी आर टी, यानी ग्रेटर देन। उसके बाद होता है जी ई क्यू, ग्रेटर देन या फिर इक्वल। एम ई क्यू होता है उसके बाद मास कंपेरिजन फॉर इक्वल होता है। और लास्ट में होता है हमारा एल आई एम, यानी लिमिट टेस्ट। ये जितने भी है ना, ये एक तरीके के क्या है आपके कंपेरिजन इंट्रक्शन है, जो आपका कंपेयर किया जाता है पीएलसी प्रोग्रामिंग में करने के वक्त या फिर उसमें कोई भी काम करते वक्त। अगले यहाँ पे क्वेश्चन है, जो माइक्रो कंट्रोलर 8051 होता है, इसमें इनपुट आउटपुट के जो पोर्ट होते हैं वो कितने होते हैं। तो इसमें इनपुट आउटपुट के जो पोर्ट होते हैं, देखो 8051 8 बिट का माइक्रो कंट्रोलर इजिली मैंने बताया था। इसमें जो है आपके 4 जो होते हैं वो 8 बिट के इनपुट आउटपुट पोर्ट होते हैं, ये भी याद रखना। 4 तो पोर्ट होते ही हैं, और ये कितने बिट के होते हैं, प्रत्येक 8 बिट के इनपुट और आउटपुट पोर्ट्स होते हैं आपके, ठीक है। इनपुट और आउटपुट पोर्ट होते हैं, जिसमें हम रिप्रेजेंट करते हैं P0 से, आपका P1 से, P2 से और P3 से। तो यहाँ पे जो P1 होता है ना आपका, ये जनरल पर्पज इनपुट आउटपुट पोर्ट होता है आपका। जो P1 होता है ये आपका ये आपका होता है जनरल पर्पज, ठीक है। ये आपका जनरल पर्पज इनपुट आउटपुट पोर्ट होता है, जबकि P0, P2 और P3 जो होता है ये आपका एडिशनल फंक्शन एसोसिएट विथ एडिशनल फंक्शन होता है, इजिली बोल सकते हो आप, ठीक है। एडिशनल फंक्शन होता है जो आपका किसी भी कॉन्टेक्स्ट को यूज करने के लिए यूज करते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे,
तो अगला क्वेश्चन देख ही रहे हो आप, यहाँ पे जो साइज है वो रोम की साइज आपको यहाँ पे पूछा गया। तो इजीली मैंने बताया था यार, 4 किलोबाइट जो होता है वो आपका रोम का साइज होता है, और आप यहाँ पे रैम का जो होता है वो आपका कितना होता है, वो आपका 128 बाइट्स होता है आपका। तो ये सब आप एक तरीके से क्या बोलते हैं यार, वन लीनियर के फॉर्म में आप ये सब याद रखिएगा, क्योंकि इसमें कोई ट्रिक नहीं है आपका, इजिली सारे क्वेश्चन आपको याद ही रखने होंगे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, अगले यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, जो दिया गया है क्वेश्चन कि ये माइक्रो कंट्रोलर 8051 एज जनरल पर्पज रजिस्टर कितना होता है आपका। ठीक है, तो जनरल पर्पज रजिस्टर जो होते हैं वो आपके 34 होते हैं आपके। ठीक है, तो यहाँ पे जो टाइमर और काउंटर की जो संख्या होती है ये याद रखिएगा कि टाइमर कितना होता है आपका, 2 ही होता है, और काउंटर भी कितना होता है आपका, 2 ही होता है। तो इसको आप 2 याद रखिएगा। ठीक है, इनपुट और आउटपुट के जो पिन होते हैं ना वो 32 होते हैं आपका। ठीक है, 40 पिन का डुअल इनलाइन पैकेज का पिन होता है। ठीक है, इनपुट आउटपुट पिन जो होता है वो आपका 32। सीरियल पोर्ट अगर हम बात करें तो सीरियल पोर्ट इसमें आपका 1 होता है। तो बहुत सारे पॉइंट मैंने इससे पहले भी लिखवाया है, तो इसलिए आप उसको देख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जस्ट 1 सेकेंड, ये आप अगला जो क्वेश्चन देख रहे हो, विच इंस्ट्रक्शन ऑफ SC51 माइक्रो कंट्रोलर इज यूज फॉर रीडिंग द डाटा फ्रॉम कोड मेमोरी। जो भी डाटा होता है ना यार, जो रीड करता है, जो भी डाटा होता है कोड मेमोरी से अगर रीड करना है SC51 में, तो उसके लिए हम यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शन होता है ना, MOVC इंस्ट्रक्शन आपका होता है। ठीक है, तो आप इस चीज़ को याद रखिएगा। तो इस क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि जो प्रीसियस वेल्डिंग होता है किस टाइप का वेल्डिंग है भाई। तो ये एक तरीके का जो प्रीसियस वेल्डिंग होता है, एक तरीके का आपका रेजिस्टेंस वेल्डिंग होता है आपका। ठीक है, तो आपके जो टाइप ऑफ रेजिस्टेंस वेल्डिंग आप जब पढ़िएगा, ठीक है, तो टाइप ऑफ रेजिस्टेंस वेल्डिंग, तो इसमें कई सारे आपके आते हैं। जैसे कि अगर हम पहले ही बात करते हैं टाइप ऑफ रेजिस्टेंस वेल्डिंग में, तो पहला हमारा आता है हमारा स्पॉट वेल्डिंग। स्पॉट वेल्डिंग जो एक तरीके का रेजिस्टेंस वेल्डिंग है। दूसरा आता है हमारे पास सीम वेल्डिंग। ठीक है, ये भी एक तरीके का रेजिस्टेंस वेल्डिंग है आपका। तीसरा आता है आपका प्रोजेक्शन वेल्डिंग। ठीक है, प्रोजेक्शन वेल्डिंग होता है हमारे पास। चौथा होता है आपका फ्लैश बट वेल्डिंग। पांचवा होता है आपका स्टूड वेल्डिंग। ठीक है, स्टूड वेल्डिंग होता है। छठवां होता है आपका प्रीसियस। ठीक है, प्रीसियस वेल्डिंग होता है आपका। ये टाइप ऑफ रेजिस्टेंस वेल्डिंग, ये जितने भी हैं आपके रेजिस्टेंस वेल्डिंग के एक तरीके से प्रकार हैं आपका। तो अगले क्वेश्चन में यहाँ पे देखो दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज SCR एज ए स्विच। जब हम SCR को जो है स्विच के फॉर्म में यूज़ करते हैं ना, तो कौन सा यहाँ पे एडवांटेज आपका नहीं है। तो देखो, हम SCR को जब स्विच के फॉर्म में यूज़ करते हैं ना, तो जो इसकी स्पीड होती है ना, द स्विचिंग स्पीड इज़ वेरी हाई। ये कोई एडवांटेज नहीं है आपका। ठीक है, तो इसके एडवांटेज क्या क्या है, तो पहले हम एडवांटेज की बात कर लेते हैं। तो देखो, SCR को अगर हम स्विच के फॉर्म में यूज़ करते हैं ना, तो ये लार्ज वोल्टेज हुआ, करेंट को हुआ, और पावर, जितने भी हाई वोल्टेज करेंट पावर को क्या कर सकते हैं, इजिली हैंडल कर सकते हैं आपका। इसे हम इजी टर्न ऑन भी कर सकते हैं। ठीक है, इसका ऑपरेशन जो होता है वो कोई मतलब इसमें आपका हार्मोनिक्स प्रोड्यूस नहीं होता है। ठीक है, इसमें जो ट्रिगरिंग सर्किट होती है वो इजीली आपका सिंपल होता है, कोई मूविंग के पार्ट नहीं है यार, इजीली तो हायर इफिशियंसी है, यानी बोल सकते हैं कि नॉइजलेस ऑपरेशन है आपका। ठीक है, नो मूविंग पार्ट मीन्स नॉइजलेस ऑपरेशन। ठीक है, और ये कोई हार्मोनिक्स आपका प्रोड्यूस नहीं करता है, और ये कंट्रोल करता है आपके पावर को जो आपका लोड के साइड डिलीवर किया जा रहा है। तो बहुत सारे एडवांटेज है। डिसएडवांटेज की अगर हम बात करते हैं यार, तो इसमें क्या होता है ना कि जो SCR होता है वो आपका यूनिडायरेक्शनल है, तो यानी ये आपका पर एक ही हाफ साइकिल का AC का जो है एक हाफ साइकिल होता है उसी को कंट्रोल करता है ना। और इसे देखो इजी तो टर्न ऑन कर सकते हैं जैसे कि मैंने अभी बताया, लेकिन इसे इजी टर्न ऑफ नहीं करते। इसके लिए हमें बहुत सारे कम्यूटेटर स्पेशल सर्किट लगाना पड़ता है। ठीक है, कम्यूटेशन सर्किट SCR को ऑफ करने के लिए। और इसमें जो होता है SCR को हम लोग हाई फ्रिक्वेंसी पे हम लोग यूज़ नहीं कर सकते। मान लो 400 वाट पे यूज़ करना है तो नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ डिसएडवांटेज भी हैं, और एडवांटेज मैंने आपको बता ही दिया है आपका। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन दिया गया, बैटरी चार्जिंग का मेथड दिया गया, तो इसमें आपका ये पूछा गया कौन सा फिगर है भाई। ठीक, तो ये है आपका रेक्टिफायर बैटरी चार्जिंग मेथड है आपका। ठीक है, रेक्टिफायर बैटरी चार्जिंग मेथड है आपका। ये फिगर से रिलेटेड मैंने बहुत सारे क्वेश्चन आपको कराया हुआ है।
अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखो दिया गया है कि चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है रिस्पेक्ट टू यूज ऑफ कन्वेक्शनल सोर्स इन इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेशन। इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेशन होता है तो इसमें जो आपके कन्वेक्शनल सोर्स के इनकरेक्ट आपको यहाँ पे चूज करना है, तो इजिली आप देख लीजिएगा, ठीक है। ये आपका चौथा ऑप्शन होगा। ओवरऑल जो कन्वर्जन एफिशिएंसी होगा इज वेरी गुड, ये आपका सही नहीं है, ठीक है, ये आपका सही नहीं है। बाकी ये जितने भी हैं आपके सही हैं। तो इजीली देखो कन्वेक्शनल सोर्स और नॉन कन्वेक्शनल सोर्स आपके होते हैं आपका। तो सोर्स एनर्जी के दो ही सोर्स होते हैं, एक कन्वेक्शनल एक नॉन कन्वेक्शनल। तो नॉन कन्वेक्शनल में आपका जैसे बायो एनर्जी हुआ, सोलर एनर्जी, वाइंड एनर्जी और टीडल एनर्जी, ये सब जो है आपके नॉन कन्वेक्शनल। कन्वेक्शनल में कमर्शियल और नॉन कमर्शियल आता है ना। तो कमर्शियल में जैसे कोयला हुआ, पेट्रोल हुआ, ये हम यूज़ करते हैं। नॉन कमर्शियल में लकड़ी हुआ और जितने भी आपके क्या बोलते हैं एनिमल्स के जितने भी और आपके डंग हुए, ये सब हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे जो है नॉन कन्वेक्शनल सोर्स ऑफ एनर्जी और कन्वेक्शनल सोर्स ऑफ एनर्जी का आपको यहाँ पे क्या बोलते हैं डिफरेंस थोड़ा सा आप यहाँ पे याद रखिएगा, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे लिखवा दूँ तो देखो बेसिक आपके कन्वेक्शनल सोर्स और नॉन कन्वेक्शनल सोर्स का मैं अगर आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे कन्वेक्शनल सोर्स और यहाँ पे नॉन कन्वेक्शनल सोर्स ऑफ एनर्जी जनरेट। तो ओवरऑल जो एफिशिएंसी होती है भाई इसकी हाई नहीं होती है और इसका हाई नहीं होता है। तो यहाँ पे देखो आप इजीली आप पढ़ लीजिएगा बुक से, ठीक है। तो उसमें ज़्यादा आपको बहुत सारे अंतर आपको मिलेंगे। जैसे कन्वेक्शनल में अगर हम बता दें तो यहाँ पे थर्मल पावर प्लांट, न्यूक्लियर गैस, ये सब यूज़ होता है ना। अब ये नॉन कन्वेक्शनल में सोलर हुआ, डिडल हुआ, जियोथर्मल, ये सब हम यूज़ करते हैं। तो ओवरऑल जो कन्वेक्शनल की अगर हम बात करते हैं तो इसमें जो इफिशियंसी होती है एनर्जी सोर्स की वो हाई नहीं होती है, ठीक है, नॉट ही हाई। और इसमें जो होता है इसमें तो हाई नहीं होती है, उतना नहीं होती है, लेकिन इसमें क्या होता है इसमें लो होता है आपका, ठीक है। तो यही क्वेश्चन आपको पूछा गया था। बाकी आप सब एडवांटेज आप देख ही रहे हो। तो आप इजिली बुक में जब देखिएगा ना तो वहाँ पे बहुत सारे आपके मतलब इजिली आप वहाँ पे डिफरेंस आप देखिएगा तो सही रहेगा आपका। वहाँ से आप पढ़ लीजिएगा तो सही रहेगा, क्योंकि काफ़ी डाटा बेस है ना, तो इजिली वहाँ से देखेंगे तो सही रहेगा आपके लिए। अगला यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है व्हाट इज द इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट वोल्टेज रिक्वायर्ड फॉर द इक्विपमेंट रनिंग ऑन मैक्सिमम वोल्टेज आप इन द। मान लो हमें मेगर से इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट करना है और मैक्सिमम वोल्टेज कितना है आपका 600 है, तो हम कितना लेंगे जो इंसुलेशन रेजिस्टेंस होगा, तो ये हम लेंगे लगभग 1000 लेंगे, ठीक है। तो जो हम इंसुलेशन रेजिस्टेंस जो प्रोवाइड करते हैं ना यार, वो हम BS67671 के अकॉर्डिंग यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन पूछ सकता है। इंसुलेशन रेजिस्टेंस की जो हम डाटा रखते हैं वो BS7671 के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे देखते हैं। मान लो हमारे पास यार वोल्टेज अगर 0 से लेकर 50 वोल्टेज है, तो हम यहाँ पे जो टेस्ट वोल्टेज रखने वाले हैं वो कितना रखेंगे, 250 वोल्टेज रखेंगे, ठीक है। लेकिन अगर मान लो 50 से लेकर अगर 500 तक अगर हमारे पास वोल्टेज है तो उसके कंडीशन में हम लोग 500 वोल्टेज हम रखने वाले हैं, ठीक है। और मान लो 500 वोल्ट से लेके अगर हमारे पास 1000 वोल्ट है और तो हम यहाँ पे टेस्ट वोल्टेज कितना रखेंगे, लगभग 1000 वोल्ट। तो यहाँ पे जो आपका 600 मैक्सिमम वोल्टेज कितना दिया गया है, 600 दिया गया था ना, इसी वाले रेंज में आएगा। यानी इंसुलेशन रेजिस्टेंस जो टेस्ट वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होगी वो कितना हम रखेंगे, 1000। इसी तरीके से मान लो कम के लिए पूछेगा, मान लो दे दिया कि 250 और 300 वोल्टेज है मैक्सिमम वोल्टेज, तो उस कंडीशन में इंसुलेशन रेजिस्टेंस कितना रखेंगे, तो हम 500 वोल्टेज रखेंगे, ठीक है। तो 50 से लेके अगर 500 वोल्टेज के बीच में देगा तो 500 वोल्टेज मार लेना आप, ठीक। और 1000 मैंने बता ही दिया, ये थोड़ा सा लिस्ट याद रखिएगा, ठीक है। इंसुलेशन मेगर टेस्टिंग के लिए यूज करते हैं, काफी ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है आपका आने वाले टाइम में। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन दिया गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टैंड है बी फॉलोइंग फॉर ड्राइंग द इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन प्लेन। इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन प्लेन के लिए कौन सा IS कोड यूज करेंगे। ये सब क्वेश्चन काफी ज्यादा यूपीपीसीएल में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था, शायद 19 में शायद आपका, ठीक है, IS 379 1951 में, ठीक है। तो ये ड्राइंग द इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन प्लेन, ठीक है, इसके लिए यूज करते हैं। इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन प्लेन के लिए ये वाला हम कोड यूज करते हैं। और ये जो है हम यूज करते हैं किसके लिए, इलेक्ट्रिक वायरिंग इंस्टॉलेशन के लिए हम लोग ये यूज करते हैं 7389, ठीक है। और उसके बाद जो मैं इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ ये आपका तो इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। प्रैक्टिस फॉर एक आपका यूज होता है ना IS
कोड 3043 1987, ये होता है अर्थिंग के लिए, ठीक है, ये आप याद रखिएगा, अर्थिंग के लिए यूज होता है। इसी तरीके से आया कोड 3070 1993, ये होता है लाइटिंग अरेस्टर के लिए, ठीक है, लाइटिंग अरेस्टर फॉर एसी सिस्टम। तो ये सब देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है, काफी ज्यादा इस टाइप के क्वेश्चन आ ही रहे हैं आज के टाइम में। तो इस क्वेश्चन में देखिए, कैलकुलेट द सैग फॉर, हमें यहाँ पे सैग को बताना है। तो सैग बराबर क्या होता है आपका, ओमेगा एल स्क्वायर अपान 8t होता है आपका, ठीक है। तो हमें सैग बताना है यार। तो सैग फॉर द स्पैन आपका जो है, स्पैन लेंथ आपका 200 मीटर है, यानी स्पैन लेंथ आपका जो है 200 मीटर दिया गया है। इट इफ द अल्टीमेट टेंसियल स्ट्रेंथ ऑफ द कंडक्टर 6000, ठीक है, टेंसियल स्ट्रेंथ जो है कंडक्टर का 6000 किलो दिया गया है। अलाउ द फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऑफ 2, सेफ्टी फैक्टर कितना है आपका 2 दिया गया। वेट ऑफ द कंडक्टर दिया गया, ठीक है। तो वेट ऑफ द कंडक्टर का मतलब ये आपका है 900 kg पर किलोमीटर आपका दिया गया है, और ये आपका 200 दिया गया है। टेंशन कितना दिया गया है आपका, टेंशन जो है लगभग, टेंशन हमें निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या क्या दिया है हमें ये पहले पता कर लेना होता है, उसके बाद इजली क्या हमें निकालना है ये बहुत ज़रूरी हो जाता है ना। इससे क्वेश्चन इजली सॉल्यूशन करने में जो होता है काफ़ी मतलब आसानी हो जाती है आपको। तो यहाँ पे देखो एक बार क्वेश्चन को, इसी टाइप के क्वेश्चन मैंने सैग से रिलेटेड अभी पीछे ही बताया था। तो यहाँ पे देखो सैग को हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। स्पैन लेंथ यानी 200 मीटर है, तो लेंथ हमने 200 रखा है। अल्टीमेट टेंसियल स्ट्रेंथ ऑफ द कंडक्टर, अल्टीमेट टेंसियल स्ट्रेंथ ऑफ द कंडक्टर आपका कितना है, तो 6000 kg है। सेफ्टी फैक्टर आपका कितना है 2 दिया गया है। वेट ऑफ द कंडक्टर 900, यानी यहाँ इस फार्मूले में देखो तो वेट हमें दे रखा है ना 900 kg पर किलोमीटर, तो इसे हम मीटर में बदल लेंगे। तो 1000 से भाग दे देंगे, ठीक है, 900 में 1000 से भाग दीजिएगा तो ये हो जाएगा 0.9 kg पर मीटर हो जाएगा, यानी स्पेसिफिक वेट हमारे पास आ ही गया है। और जो स्पैन लेंथ है वो आपका 200 मीटर है, हमें ये भी पता है, बस हमें क्या निकालना है, टेंशन निकालना है ना। तो टेंशन निकालने के लिए क्या होता है आपका, अल्टीमेट जो स्ट्रेंथ होता है वो हमारा होता है, अल्टीमेट स्ट्रेंथ कितना है आपके पास 6000 है, और सेफ्टी फैक्टर कितना है हमारे पास 2 है, इसी से आप भाग दे दीजिएगा तो 3000 आपका आ जाएगा टेंशन। तो टेंशन निकालने के लिए भाई फार्मूला होता है, इस चीज़ को याद रखिएगा। टेंशन निकालने के लिए फार्मूला होता है, यानी वर्किंग टेंशन अगर निकालना है तो अल्टीमेट स्ट्रेंथ अपान सेफ्टी फैक्टर होता है, ठीक है। तो अल्टीमेट टेंसियल स्ट्रेंथ कितना है आपका 6000 है, 2 से, और सेफ्टी फैक्टर कितना है आपका 2 है, भाग दे दोगे तो 3000 kg आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग से क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं ना, 0.9 हो जाएगा, और ये आपका एल स्क्वायर है तो ये आपका 200 मीटर का स्क्वायर हो जाएगा, और 8t, टी का मतलब टेंशन 3000 रख लो, इसको कैलकुलेट करिएगा तो 1.5 मीटर आपका आंसर यहाँ पे बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, इन ओशियन एनर्जी विच ऑफ द फॉलोइंग, देखो ओशियन एनर्जी में हम कौन सा केमिकल और कंपोनेंट यूज करते हैं फ्लड के फॉर्म में, तो हम यहाँ पे यूज करते हैं हम लोग अमोनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनल जो डायमीटर होता है आपका, जो पाइप इलेक्ट्रोड होता है उसका शुड नॉट बी लेस देन इफ इट मेड ऑफ कास्ट आयरन, ठीक है। जो पाइप इलेक्ट्रोड होता है इसका जो इंटरनल डायमीटर होता है वो हमारा कितने से कम नहीं होना चाहिए, तो ये आपका होगा इसका आंसर 100 मिलीमीटर होगा आपका। तो आपका यहाँ पे 2 पॉइंट याद रखिएगा, एक तो आपका अगर इसके लिए हम बात करते हैं गैल्वेनाइज आयरन के लिए, तो इसके लिए होगा हमारा 38 mm होगा, ठीक है। और आयरन या स्टील जस्ट, ठीक है, आयरन के लिए भी होता है और स्टील के लिए भी होता है आपका, आयरन और स्टील दोनों के लिए होता है, ठीक है। लेकिन अगर यहीं पे कास्ट आयरन की अगर हम बात करें तो इसके लिए हो जाता है आपका 100 mm। तो ये 2 पॉइंट याद रखिएगा, ज़्यादातर तो आपका 38 mm वाला भी पूछा जाता है, लेकिन ज़रूरी तो है नहीं, आपका कास्ट आयरन का भी पूछ सकता है आपका यहाँ पे। तो ये है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। तो इस वाले क्वेश्चन में पूछा गया व्हाट मस्ट बी मिनिमम साइज, मिनिमम साइज आपका पूछा है
GI अर्थ इलेक्ट्रोड का हम कितना यूज़ करेंगे फॉर अर्थ के लिए, 15 हॉर्स पावर का मोटर है, तो हमारा ये बी ऑप्शन होगा। ठीक है, ज़्यादातर हम यहाँ पे प्लेट अर्थिंग यूज़ करते हैं 60 सेंटीमीटर इंटू 60 mm। ठीक है, कापर का ये हमारा कापर के लिए यूज़ होता है, ये आपका कास्ट आयरन के लिए यूज़ होता है। ठीक है, तो बी वाला ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पे, in a thyroid lighting arrestor and double the voltage the current is increase। मतलब लाइट थायराइड लाइटिंग अरेस्टर में मान लो अगर वोल्टेज को डबल करते हैं तो करंट कितना इंक्रीज होगा, कितने टाइम, तो ये होगा 12.6 टाइम आपका इंक्रीज हो जाएगा। तो ये डाटा बेस क्वेश्चन है आपका। ठीक है, तो चलो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। इस सभी का पीडीएफ मैंने आपको ये इजीली टेलीग्राम पे आपको दिया हुआ है, तो वहाँ पे जाके आप इससे सभी क्वेश्चन का जो है आप पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा, और इजीली ये जो सेशन आपका चलता रहेगा, कभी कभी आपका नहीं भी रहेगा। ठीक है, टाइम के अकॉर्डिंग की बात है, तो अगर टाइम मिल जाता है तो डेली रहेगा, नहीं मिलता है तो कभी कल गैप भी होगा। तो चलो, वीडियो को पसंद आएगा तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, मिलते हैं हम नेक्स्ट टाइम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।